सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। टीएमसी समर्थक बादल देवनाथ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक और वैचारिक संवाद के मंच द चर्न की फाउंडर शुभ्रास्ता इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत की अच्छी समझ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुमन भट्टाचार्य आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संगीत रागी संघ का पक्ष भी रखते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सुमन भट्टाचार्य मैं आपसे करना चाहती हूं। इस बार बीजेपी के लिए कितनी आसान या कितनी मुश्किल ये राह दिख रही है, और बीजेपी जिस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति, अपनी भूमिका उस जमीन पर निभा रही है, कैसे देख रहे हैं आप उसे? देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव्स आया है सार्क को लेके, जिनमें सारे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा तृणमूल उठा रहा था, जो ममता बनर्जी और उसका भतीजा अभिषेक बनर्जी बोल रहे थे, जैसे एडमिट कार्ड, जैसे बीएलओ को अंदर में रखना, ये सारा सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव के बाद मेरे ख्याल से 60 से जितना फायदा भाजपा सोच रहा था जो भाजपा के पास आएगा, उतना नहीं आ रहा है। अच्छा। और दूसरा बात है जो नरेंद्र मोदी का यस्टरडे का जो संडे का जो मीटिंग था, उससे भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में जो लोग सोचे थे, जो बहुत कुछ नरेंद्र मोदी बोलेंगे, स्पेशली अबाउट सिंगूर एंड टाटा, वो भी नहीं आया। इसलिए मेरे ख्याल से उतना जो भाजपा का जो बोलबाला चल, क्या पता वो कुछ बचा के रख रहे हैं कि थोड़ा पीक पर जाएंगे, उसके बाद थोड़ा अभी क्या पता सिर्फ समा बांधा जा रहा हो, भूमिका बांधी जा रही हो। देखिए, आप जितने स्टेट के बारे में बोले, हाँ? उससे बंगाल थोड़ा सा दूसरा स्टेट है, हाँ? और बंगाल की जो पॉलिटिक्स है वो दूसरा पॉलिटिक्स है। हाँ? यहाँ पे सुभाष बोस ने भी गांधी के सामने माथा नहीं ठेका। तो बंगाल की जो भूमि है उसको हरियाणा के साथ जोड़ना बहुत मुश्किल है, या उसको किसी भी के साथ जोड़ना बहुत मुश्किल है। तो बंगाल की जो 294 सीट है, उसके लिए भाजपा के लिए इतना आसान नहीं हो। ठीक है, मैं समझ रही हूँ आसान नहीं होगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कैसे बीजेपी का बंगाल में ग्राफ बढ़ता चला गया है ना? तो सुनील बाबू, इसके पीछे की वजह क्या लग रही है आपको? जो वोट 2014 में लोकसभा में 17% था, वो 2024 में बढ़ के 39% हो जाता है। मतलब 6% का डिफरेंस और सरकार बन सकती है। सुमन बाबू 30 सेकंड मेरे को हाँ। मेरे लिए था। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये जो भाजपा को जो वोट मिला है वो लेफ्ट से वोट आया है। इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में कभी किसी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ, हाँ? जे एक पार्टी को 1.5 करोड़ का वोट का घाटा होता है और दूसरे पार्टी को 1.5 करोड़ का वोट का फायदा होता है। तो बंगाल की जो वोट, ये जो वोट भाजपा के पास आया है, हाँ? ये कोई ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है। हाँ? और पिछले बार भी 2021 में भी एक कैंपेन बंगाल में चला था, नो वोट टू बीजेपी, जहां पे दूसरा जो लेफ्ट वोट था वो ममता जी के पास चला गया। तो ये इतना आसान नहीं है कि हर वक्त जो नरेंद्र मोदी जी का जो मैजिक है, हाँ? वो भाजपा के लिए 5 साल में 28% के वोट 75 सीटें लेकर आना, ये हर बार का खेल नहीं है, आप ये कह रहे हैं। तो जो बात सुमन बाबू कह रहे हैं, जफर इस्लाम साहब, इनऑर्गेनिक है ये वोट पड़ जाना, ये सीटें ले आना। देखिए, ऐसा है कि ठीक है, सुमन भट्टाचार्य जी जो अपनी बात कह रहे हैं, हकीकत तो यह है कि बंगाल की जनता के एस्पिरेशन क्या है, उनको डायरेक्शन चाहिए कि बंगाल किस दिशा में जा रहा है, बट उनको डिस्ट्रैक्शन ही मिलता रहता है वहाँ ममता बनर्जी के द्वारा। विकास की जगह विनाश मिलता है। और आप देखिए, जो जिस तरह का उत्साह, जो एस्पिरेशन जो दिखा, उत्साह जो युवा पीढ़ी में दिखा, हम तो चाहते हैं युवा पीढ़ी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में भी अभी आपने कहा जो बनने वाले हैं वो भी युवा है, तो जनता में कहीं ना कहीं उत्साह है। वहाँ बंगाल की जनता में जब आदरणीय प्रधानमंत्री की रैली में जो उत्साह दिखा, उससे मुझे पूरे यकीन है कि ये जो 6% का गैप आप कह रहे हैं, इसको हम लोग आसानी से पार करेंगे। जिस तरह से 10% से काफ़ी परसेंट पे गए, 3 सीटों से 70 सीटों पे गए, उस तरह से इस बार हम इस स्थिति में होंगे कि हम सरकार खुद ब खुद अपने बलबूते पे बना पाएंगे।
और इसकी पूरा उसका जो है श्रेय जाएगा वहां की प्रदेश की जनता को, जिन्होंने मन बना लिया कि वहां चेंज चाहिए, इसलिए कि कट मनी सरकार नहीं चाहिए, वहां ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो कि कहीं ना कहीं विक्ट्री का वह नहीं मिला है आपको। आप यहाँ पर विक्ट्री स्पीच दे रहे हैं कि इसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम बंगाल की जनता को। अरे इतना आसान होने वाला है क्या आपके लिए? मैं वहां का पल्स नहीं, रूबिका जी आप समझिए, जमीन दिख रहा है, इनकी जमीन खिसकती जा रही है टीएमसी की, ये दिख रहा है वहां पर जनता को भी दिख रहा है। और इस बार मैं आपको इस बार मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सरकार हमारी बनेगी। हाँ। बादल देवनाथ जी। मैडम देखिए कितना दुख की बात है। क्या? मोदी जी देश के राजा है, हम सब मोदी जी को सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री राजा थोड़े ही है। बिल्कुल, मैं तो राजा मानता हूँ। नहीं, वो बाद में 1947 बाद से प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर आया। ममता बनर्जी को क्या मानते हैं? ममता बनर्जी को क्या मानते हैं? तो देखिए क्या मानते हैं ममता जी को? क्या मानते हैं आप? वो तो मेरा दीदी है, दिल के अंदर है। अच्छा, दीदी है वो। सुनिए ना मैडम, जनता के दिल में नहीं है। हाँ। मोदी जी सिंगूर में आया, भाषण दिया, लेकिन अभी तक मोदी जी जितने बार आया बंगाल में, मैडम बंगाल के लोगों के लिए आज तक कुछ भी नहीं डिक्लेयर किया। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन उद्घाटन किया, चला गया। जहां पर भाषण दिया, सिंगूर आंदोलन का नाम आप जरा सुनिए, एक बात जरा सा बताइए देवनाथ बाबू। ममता दीदी ने 2006 में आंदोलन किया था, देवनाथ बाबू लिफ्ट के खिलाफ जो आंदोलन किया था। जरा ये भी बता दीजिए कि बजटरी एलोकेशन सेंटर से कितना एलोकेशन मिला, सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, बता दीजिए। बादल जी, जफर साहब बादल जी को बरसने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए। आप तो एकदम वहां पर उनको बोलने नहीं दे रहे हैं, बोलने दीजिए पहले। हाँ बादल जी जल्दी बोलिए, 5 और मेहमान मेरे। लेकिन मोदी जी सिंगूर के जमीन पर खड़ा होकर उन्होंने भाषण दिया, लेकिन सिंगूर के लोगों के लिए एक शब्द नहीं किया। 100 दिनों का काम का पैसा ड्यू है, जीएसटी का पैसा ड्यू है, आवास योजना का पैसा ड्यू है, लगभग 2 लाख करोड़ का रुपया ड्यू है बंगाल के। लेकिन आज तक मोदी जी ने एक शब्द बंगाल के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। टीएमसी के जंगल राज का बात किया, लेकिन बंगाल के लोग जानते हैं, 10.5 करोड़ लोग जानते हैं ममता दीदी का 90 स्कीम का जो परियोजना चल रहा है, उसमें 10.5 करोड़ लोगों को ममता दीदी का जो सुविधा मिल रहा है, उसमें सारा बंगाल के लोग खुश है। ये लोग बंगाल में जीतना चाहते हैं, लेकिन बंगाल में ममता दीदी की तरफ एक लीडर बताइए, जाफर जी, एक लीडर बताइए जो ममता दीदी के खिलाफ लड़ सकता है। और ममता दीदी, ठीक है, ये बढ़िया पॉइंट आपने रख लिया है। ममता दीदी के खिलाफ एक लोकल चेहरा बताइए जो वहां पर डटकर लड़ सकता है। संगीत रागी जी और फिर तहसीन पुनावाला और शुभरास्ता भी यहाँ पर मौजूद है। हाँ बादल जी रुकिए ना, देखिए मैं मानता दीदी पर इतना प्यारा निबंध आपने बोला है, अब रुकिए, उसका जवाब भी तो लेने दीजिए ना। हाँ रूबिका जी 39% का वोट बढ़ जाना ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है तो क्या है? भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ ही रही थी। क्या ममता बनर्जी का एकाएक 37 साल का सीपीएम का 34 साल के सीपीएम का सरकार को खत्म करके सत्ता में आ जाना ऑर्गेनिक था क्या? वो भी धीरे धीरे नहीं लड़ रही थी और उन्होंने परास्त किया। और बंगाल के लोग तो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि सीपीएम के जितने गुंडा एलिमेंट थे, जितने बदमाश एलिमेंट थे, वो सारे के सारे तृणमूल कांग्रेस पार्टी जान गई। इसलिए तृणमूल कांग्रेस की कार्य संस्कृति जो है वो बंगला जो सीपीएम की कार्य संस्कृति से तो ऐसा ही है। इनटॉलरेंट कार्य संस्कृति जिसे कहते हैं, दूसरों को मार देना, दूसरों की हत्या करवा देना, जो पॉलिटिकल कैनिबलिज्म का कॉन्सेप्ट था बंगाल में और केरला में जहां सीपीएम ने लाया, वहां पर आया। दूसरी बात, आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने रूबिका जी एक चर्चा की जिस पर मैं थोड़ा उसका विस्तार देना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि जो बड़े लोग हैं उनके कास्ट के बारे में जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या अरविंद घोष किस जाति से थे? वो भी कायस्थ नहीं थे। स्वामी विवेकानंद किस से थे? जरा ये भी जानकारी देश की जनता को होनी चाहिए। तो बंगाल के जो एक तरफ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय थे, एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्राह्मण कुल से थे, और बाकी ये दो ऐसे थे जो बंगाल का बौद्धिक वर्ग जो है वो बहुत प्रभावित रहा है।
ये दोनों सुमन जी, जो भद्र आवाज लोग आ रही के है जो आपकी। है ना फाउंडेशन स्टोन्स के तौर प्रोफेसर पे रागी, तो ध्यान रखिएगा प्रोफेसर रागी, कि वो बस संख्या एक बात और मैं वो समझना संख्या चाह रही बहुत हूँ। बड़ी है। ये बिहार में जातिवाद तो हमें पता है, लेकिन क्या आपको लगता है बंगाल में भी ये जातिवाद लिंक होगा? नहीं तो शो कर रहे हैं। सो यू आर नॉट गेटिंग माय साउंड। देखिए सुमन बाबू, वी आर, देखिए आई विल लीव, सो प्लीज। देखिए देखिए रूबिका जी, जी जी जी, जाति इस देश की सच्चाई है, वो बंगाल में भी है और बाकी जगह भी है। ऐसा नहीं है कि बंगाल में जाति नहीं चलती है, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि वहां भी जाति चलती है। अच्छा, लेकिन वहां पर जिसे बंगला संस्कृति कहते हैं, हाँ। वो बंगला संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लेकिन बंगाल के हिंदुओं को आज बांग्लादेश नहीं दिखाई देगा क्या? आने वाले दिनों में उनको नहीं दिखाई देगा कि बांग्लादेश जीतती कैसे है। 30% जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ जो मुस्लिम आबादी है वो वोट जिहाद करके एक पोलराइज तरीके से वहां पर वोटिंग करती है। यही कारण है कि वहां पर कोई बाकी दूसरी पार्टियां नहीं खड़ा होती है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ बांग्लादेशियों की घुसपैठ नहीं दिखेगी। तहसीन पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हाँ, तहसीन पूनावाला, क्विकली सर। थैंक यू रूबिका जी। रूबिका जी, अगर मेरे पे फ्रेम आए तो फिर मैं बात कर सकूं, क्योंकि फिर सिर्फ आवाज आ रही है। थैंक यू रूबिका जी, थैंक यू सो मच, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। मैं घुसपैठियों की बात पे जवाब देते, फिर इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे आऊंगा। कमजोर मनमोहन सिंह जी की सरकार, कमजोर चिदम्बरम सुशील कुमार शिंदे जी की सरकार ने 80,000 घुसपैठियों को लात मार के बाहर निकाला। पार्लियामेंट का डेटा है। मजबूत नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की सरकार ने 5,000 घुसपैठियों को निकाला। फिर मुझे लगा कि बॉर्डर फेंसिंग कमजोर मनमोहन सिंह जी ने कम किया होगा और मजबूत नरेंद्र मोदी जी ने ज्यादा किया होगा। फिर पता चला कि वो भी मनमोहन सिंह जी ने ज्यादा किया। फिर मुझे बीजेपी के समर्थक बताते हैं कि ममता जी जमीन ही नहीं देती। फिर मैंने लैंड एक्विजिशन बिल के क्लॉज में गया। क्लॉज में बताया कि बॉर्डर के लिए स्टेट का अगर कंसेंट ना मिले, आफ्टर 2 नेगोशिएशन सेंटर उसको अक्वायर कर सकता है। तो मुझे समझ में नहीं आता है। तो कमजोर मनमोहन सिंह जी की सरकार के बॉर्डर और घुसपैठियों को अंदर ला रहे हैं और वहां से बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे और बाहर नहीं जा रहे। और कमजोर मनमोहन सिंह जी के मंत्री थे हरदीप सिंह पुरी जी, जिन्होंने ट्वीट किया था 1 बेडरूम फ्लैट दिल्ली के अंदर घुसपैठियों के लिए। फिर वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। अब आते हैं हम इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर। नहीं, पर इस वेस्ट बंगाल तहसीन, चूंकि आपने ये बात कही है, सुकांतु मजूमदार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा है और वहां पश्चिम बंगाल में भी आप जानते हैं कि आपको हर मसले पर केंद्रीय मंत्री नजर आ जाते हैं जब दीदी के खिलाफ मोर्चा बुलंद करना होता है। सुकांतु जी, आपने अभी अभी सुना कि घुसपैठिया अगर सबसे बड़ा मुद्दा है तो क्या आंख नाक मुंह बंद करके वहां पर केंद्र सरकार है? इतने घुसपैठिए अभी तहसीन पूनावाला बता रहे थे कि उनकी सरकार रहते, मनमोहन बाबू की सरकार रहते निकाल दिए गए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही थी? देखिए, ये देश आप जानते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के द्वारा ये देश चलता है। हाँ। और किसी भी सरकार, कोई भी केंद्र सरकार हो, जब तक स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट की सरकार का उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक आप घुसपैठ बंद नहीं कर पाएंगे। कितना घुसपैठिया बाहर गया हमारी सरकार के समय में, वो तो आपको बाद में एमईए वगैरह बताएंगे या होम मिनिस्ट्री बताएंगे। सुकांतु बाबू, क्या वजह है कि ये नंबर आंकड़ा देने में आप लोग कोताही कर रहे हैं, या कोई इसके पीछे स्ट्रैटेजी? क्यों नहीं आंकड़ा आप जग जाहिर कर देते हैं कि इतने घुसपैठिए बाहर फेंके गए या भेजे गए हैं या प्लेस किए गए हैं? समय आने पर आप सबको पता चल जाएगा। अभी आप निश्चिंत रहिए कि भारत की सरकार पूरी तरीके से घुसपैठियों को बाहर करने के लिए हम उसमें प्रतिबद्ध है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी बताया कि हम डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट इस नीति पे बिलीव करते हैं और उस नीति से भारत को रोहिंग्या मुक्त, भारत को मुस्लिम अनुप्रवेशकारी यानी इन्फिल्ट्रेटर्स मुक्त भारत बनाएंगे। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिंगूर में थे, पश्चिम बंगाल में। हाँ। उन्होंने भी ये घुसपैठ का मुद्दा उठाया, घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे लिए घुसपैठियों का हमारे देश में कोई स्थान नहीं है और उनको बाहर निकालना है। बीजेपी की सरकार 26 में बंगाल में जब बनेगी, हाँ। केंद्र की सरकार के साथ सहयोग के साथ
हम इसको पूरा करेंगे, सहयोग करके पूरा करेंगे। ये जो एसआईआर का मसला चल रहा है, दीदी एकदम उसके डेड ऑपोजिट खड़ी हुई हैं। अभी कुछ मेहमान जो यहाँ पर मौजूद थे वो ये कह रहे थे कि एसआईआर का मुद्दा आपके लिए उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि कोर्ट भी ऐसी ऐसी टिप्पणी कर चुका है जो आपके लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। देखिए, मैं समझता हूं कि एसआईआर किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं, किसी इलेक्शन का सिर्फ मुद्दा नहीं। तो दीदी क्यों परेशान है एसआईआर से? दीदी को परेशान है ये तो जग जाहिर है, क्योंकि एसआईआर में अभी तक 58 लाख नाम काटे गए हैं। 58 लाख नाम किनके काटे गए हैं? जो मृत वोटर है, डेड वोटर, शिफ्टेड वोटर, डबल एंट्री, लगभग 24 लाख डेड वोटर है, डबल एंट्री कुछ है, और एक कुछ लाख है, तो सब मिला के 58 लाख नाम काटे गए हैं। हाँ। तो ये 58 लाख जो नाम है, ये 58 लाख नामों का हर बूथ में आप देखिएगा, उस नंबर को अगर आप काट दीजिए इलेक्शन रोल से, वोटर रोल से, और पिछले वोटों का, इलेक्शन का, यानी 21 का या 24 का आप वोटिंग परसेंटेज ले लीजिए, आपको हिसाब समझ में आ जाएगा। आप इससे पता चल जाएगा दीदी क्यों परेशान है। आप देखेंगे कि जितना वोटर है उससे ज्यादा वोट पड़ चुका है, एक्चुअल में जितना वोटर है तो उससे ज्यादा। एसआईआर से घुसपैठिए भी सामने आ जाएंगे। ये आना स्वाभाविक है ना। अगर 2002 के पहले आपका पिताजी का नाम नहीं है, हाँ, तो दो विषय हो सकता है। आइदर इफ यू आर ए हिंदू तो यू कैन अप्लाई फॉर द सीएए। सो सीएए के माध्यम से आप नागरिक बन सकते हैं। आप हिंदू हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं। अब सुकांतु बाबू, मुझे दिल पर हाथ रखकर बताइए, आप लोगों को लगता है कि आप दीदी को हरा पाएंगे? आप दीदी का किला जो है वो ढहा पाएंगे? देखिए, आपको मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। पिछले 3-4 मीटिंगों में दीदी की जो बॉडी लैंग्वेज और दीदी की भतीजे की बॉडी लैंग्वेज दोनों देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो उन्माद हो गया है दीदी, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहे हैं। दीदी का भतीजा कुछ दिन पहले बोल दिया कि जब सतीदाह होता था बंगाल में, भारत में, तो पति जब पत्नी का जब मौत हो जाता है तो पति को उसके साथ सहमरण में जाना पड़ता था। तो एक आदमी, और वो भी एज में यंग, कब ऐसा बोलता है? जब उसका दिमागी हालत, मतलब सतीदाह को उन्होंने पतिदाह बना दिया। तो ये कब होता है? जब एक आदमी का दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। कोई उम्र दराज आदमी ऐसी गलती करे तो हो जाता है, ब्रेन नहीं ले पाता। लेकिन एक यंग गाय व्हेन ही इज डूइंग दिस काइंड ऑफ मेस, तो समझ में आता है कि उनकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। स्लिप ऑफ टंग हो सकता है ना, हो सकता है कुछ सोच रहे हो और कुछ अचानक मुंह से निकल गया हो। नहीं, सिर्फ एक वर्ड हो सकता है। इतना लंबा लाइन स्टोरी बताया उन्होंने, लगभग 1.5 मिनट का। कह रहे हैं कि आप लोग कमजोर हैं, आप लोगों का पैर फिसल रहा है, इसीलिए ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, ईडी सीबीआई तो चोरी जो करेंगे उनको पकड़ेगा ही। आप पॉलिटिक्स में हैं, इसलिए क्या आपको इम्यूनाइजेशन मिलना चाहिए क्या? ये कब तक चलेगा कि एक बंदा पॉलिटिक्स में आता है और करोड़ों का संपत्ति बनाता है? ममता बनर्जी के फैमिली में कौन क्या करता था? कौन जमींदार था? अरे पर सुकांतु बाबू, आप भी ये जानते हैं, विपक्ष भी आरोप लगाता है कि बीजेपी ऐसी मशीन है कि जो नेता उसमें आ जाता है तो वो बड़ा क्लीन हो जाता है। कोई सीबीआई, कोई इनकम टैक्स, कोई आईटी की रेड उसके यहाँ पर नहीं पड़ रही होती, अचानक रुक जाती है ना? और जो आपके खिलाफ होता है वहां बाहर खड़े ही रहता है ईडी। कोई क्लीन नहीं होता मैडम जी। रुबिका जी, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। जब तक मुकुल राय बीजेपी में थे, मुकुल राय को एक बार सीबीआई ने बुलाया था, लेकिन मुकुल राय जब टीएमसी में चले गए उसके बाद मुकुल राय को एक बार भी बुलाया नहीं गया। अभी मुकुल राय बीमार है, बुलाना भी सटीक नहीं है, ठीक नहीं है, मैं मानता हूं एज ए कर्टसी। लेकिन जब तक वो स्वस्थ थे, तृणमूल में रहे, एक बार भी उनको बुलाया नहीं गया बीजेपी छोड़ के जाने के बाद। सुकांतु बाबू, मैं चाहती तो बहुत सारे सवाल करना, लेकिन आखिरी सवाल, नितिन नवीन जो अध्यक्ष बन रहे हैं, क्योंकि भाई कोई वो अनअपोज मुझे लगता है चुने जाएंगे, किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है, सो इट लुक्स वेरी क्लियर कि अब वो नए अध्यक्ष होने वाले हैं, सबसे यंग। कह रहे हैं कि जिस कास्ट को वो रिप्रेजेंट करते हैं, 15 से 20% कायस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है आकर्षित होकर वोट दे दे। कितना यकीन रखते हैं आप? हाउ इज ही गोइंग टू हेल्प बंगाल? देखिए, मुझे लगता है कि आदरणीय नितिन नवीन जी
अभी अध्यक्ष बनने वाले हैं, कल उनकी औपचारिक घोषणा होगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अभी तक नॉमिनेशन का किसी का मुझे भी पता नहीं है, आपको ज्यादा पता होगा। और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। मैं हमेशा मानता हूं, मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा, अध्यक्ष पद जो होता है वो रिले रेस होता है, तो बटन एक के हाथ से दूसरे के हाथ में बटन जाता है। ओके, तो वो आगे बढ़ाएंगे पार्टी को और बंगाल में जीत होगी उनके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। जाते जाते दीदी को कोई मैसेज देना चाहेंगे सुकांत बाबू? दीदी को बोलेंगे हम, आप स्वस्थ रहे, आपको हमें दिखाना है कि आपके रहते हुए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहां पे हमारे चीफ मिनिस्टर शपथ लेंगे, ओथ लेंगे और उस ओथ में हम फ्रंट सीट में दीदी को बैठाएंगे, अच्छी सीट में। बहुत बहुत शुक्रिया सुकांत मजूमदार, यहाँ बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। शुभ रास्ता सुना आपने, फ्रंट सीट पर इनवाइट करेंगे जब दीदी को, जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ओथ लेने के लिए आएगा। जी देखिए रूबिका जी, कॉन्फिडेंस दोनों तरफ की पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना कॉन्फिडेंस हाई रखेंगे ही, हर तरीके की बातें की जाएंगी, लेकिन बंगाल के संदर्भ में एक दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। लेफ्ट को हटाने के बाद जिस तरीके से ममता बनर्जी सामने आई, वो एक आशा की किरण थी बंगाल के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने शासन काल में जिस तरीके से विकास को पीछे छोड़ करके बाकी वो सारे दाव पेच खेले जिससे उनकी सत्ता आगे बढ़ सके, इसके लिए उनको सराहना भी मिलनी चाहिए कि उन्होंने राजनीतिक दाव पेच ठीक खेला, लेकिन आलोचना भी की जानी चाहिए कि पॉलिसी लेवल पर बंगाल जहां पहुंच सकता था वहां नहीं पहुंच पाया। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी ने कोशिश नहीं की थी, ममता बनर्जी ने बहुतेरे प्रयास किए, लेकिन जिस स्टेट की मिट्टी में, जिस स्टेट की पॉलिटिक्स में लेफ्ट का वायलेंस था, और आपने लेफ्ट के पूरे कार्डर को टीएमसी में मिला करके सोचा कि हम किसी न किसी तरीके से उनका आइडियोलॉजिकल परिवर्तन कर लेंगे, वैचारिकी परिवर्तन कर लेंगे, वो नहीं हुआ। उसका नतीजा ये है कि आज पूरे देश भर में एसआईआर को लेकर के, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को लेकर के जितनी भी हम बहसें करना है कर ले, बंगाल के सिचुएशन में अगर हम जाए तो ऑपोजिशन मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। तो इन सभी मुद्दों पर कभी ना कभी तो बात होगी, और इन सभी मुद्दों पर जब बात होगी, प्रतिक्रियाएं तीखी होंगी। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से संगठनात्मक रूप से काम किया है, अपने कार्यकर्ता जो उसके हैं, बहुत सारी हिंसा उनके अपने घरों में हुई है, ये सारी चीजें भी फैक्टर रहेंगी ही रहेंगी। सुमन बाबू, शुभ रास्ता जो बात कह रही हैं कि ये कोई आंख थोड़ी बंद की जा सकती है, जो बिंदु है इन पर। मैं पहले 3 पॉइंट मेंशन करके, मेरे को जल्दी है। पहला बात जो सुकांतो मजूमदार ने बोला कि 60 से बहुत इन्फिल्ट्रेटर का हो रहा है, ये मेरे पास नोटिस है, ये सुभाष बोस, नेताजी सुभाष बोस की ग्रैंडसन को नोटिस मिला है, जो भाजपा का कैंडिडेट था। ठीक है, ये पहला बात है। दूसरा बात है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब जो बोल रहे थे, उनको थोड़ा सा बंगाल के ऊपर होमवर्क करना चाहिए। ये जो भाजपा का 77 एमएलए है, इनमें से कम 20 लेफ्ट के टाइम में एमएलए थे, उनके हाथ में ना अभी भी यहाँ पे चे गुएवारा का टैटू है, थोड़ा सा पता करना चाहिए। और जो भाजपा के मुखपत्र थे, उन्होंने घोष वगैरह कास्ट सिस्टम बहुत समझा रहा था ना, उनको बोलिए कि बंगाल में 94 ऐसे सीट है जहां पे मुसलमानों की वोट से डिसीजन होता है, वो खुद आ जाए, या जो भाजपा का जो मुसलमान लीडर है एमजे अकबर, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनाज को भेजे और वो 94 सीट में कोई भी सीट जीत के जाए। दिल्ली में बैठ के ये सब बोलना बहुत आसान रहता है। जिनको बंगाल के बारे में कोई होमवर्क भी नहीं है, जो शंकर घोष जो भाजपा का एमएलए है, उसमें हाथ में ना अभी भी चे गुएवारा का टैटू है। तो जो सीपीएम के जो छठा हुआ, चे गुएवारा का टैटू भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के हाथ में, नेता नहीं, वो एमएलए है। वो असेंबली में डेप्यूटी लीडर है। तो प्लीज थोड़ा सा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन उसको बंगाल के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। बंकिम घोष, नाम के बाद नाम बोलता जाऊंगा। संगीत बाबू जल्दी से सुमन बाबू सुन रहे हैं आपको। देखिए, एक पत्रकार तो पढ़ करके हो सकता है, लेकिन कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं हो सकता है। तो जरा ये पत्रकार बंधु को जरा सा ये समझा दीजिए।
और दूसरी बात, पत्रकार बंधु को तमीज़ नहीं है कि कैसे बात की जाती है। उनको ये बता दूं कि 1998 में टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट आई थी, 97 नहीं 123 ऐसी कंस्टिट्यूएंसी का जिक्र उन्होंने किया है। पत्रकार महोदय, बंगाल के रहने वाले, अपनी बेवकूफ़ी का प्रदर्शन थोड़ा कम कर दीजिए। 123 कंस्टिट्यूएंसी विधानसभा की थी जिसके बारे में टीवी राजेश्वर ने कहा था। वो बंगाल के गवर्नर थे, आईबी के डायरेक्टर रह चुके थे। और मेरा इन्फिल्ट्रेशन पर काम है, जरा पढ़ लिया करना, ठीक है, तब जाकर के व्यक्तिगत टिप्पणी करने की कोशिश करना। ये बताने के लिए तुम्हें ये बता रहा हूं कि इस पर मेरी लिखी हुई है। भाजपा का एमएलए सीपीएम से आया है, पत्रकार, सुनो पत्रकार, पहले सुनो पत्रकार, तुम सुनो, आपको बंगाल के बारे में क्या कांग्रेस के एजेंट हो सकते हो, पत्रकार भी हो सकते हो, बोलने के लिए तुम आप बताइए ना, ये सब तृणमूल कांग्रेस के एजेंट हो सकते हो, पत्रकार भी हो सकते हो। प्रोफेसर साहब, पत्रकार साहब, दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। प्रोफेसर साहब, पत्रकार साहब, दोनों रुकिए। नहीं सुमन बाबू, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, अगर चेगुवेरा का टैटू भी है तो ये कोई पाप थोड़ी है, ये कोई इलीगल है क्या भाई? विचारधारा थी। आगे मैं बोल रहा हूँ, हमें बताया, उसके आगे मैं बोल रहा हूँ, गुंडा तृणमूल में गया, आगे बोल रहा हूँ, सुनो पत्रकार, वो भाजपा में गया। पत्रकार तुम सुनो जरा सा, परवरदिगार, अरे पत्रकार, अरे आप तो पत्रकार जरा सुनो जरा, इसके बाद तो सुनो पहले। मैं निकलता हूं, मेरे को व्यक्तिगत टिप्पणी क्या है, मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी करने की आदत नहीं है। तुम्हारे जैसा मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करता है उसको मैं जवाब जरूर देता हूं। अब वो एक कह रहे अरे प्रोफेसर, आप कह रहे अरे पत्रकार, तो मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुस्कुरा के मुझे लगता है उस बात को खत्म किया जा सकता है। देखिए आपको गुस्सा आ गया क्योंकि आप जो बोल रहे थे वो पर सुमन बाबू, फैक्चुअली तो ये है ना, आप जो कह रहे हैं कि भाई दोनों ने अपनी अपनी, वहां लेफ्ट तो खत्म होता ही चला गया ना, जैसे कांग्रेस खत्म होती है। लेफ्ट का गुंडा भाजपा में गया, मैं यही बोल रहा हूँ, मतलब सारे गुंडे भाजपा में गए और टीएमसी में गया है, और टीएमसी में सारे भद्र गए। नहीं, मैं ये तो नहीं पता, लेकिन लेफ्ट का गुंडा ममता के पैसे पर बिका हुआ ये पत्रकार बोल रहा है। नहीं संगीत रागी जी, ये पर्सनल टिप्पणी हो जाएगी। नहीं, हमको क्या पता, नहीं सर। और खासकर पत्रकार तो बेचारा पंचिंग बैग हो जाता है, जिसकी जो मर्जी होती है, यहाँ से डिशूम वहां से डिशूम। भाई नहीं, सुनिए संगीत रागी जी, मैं पता है कि मैं पत्रकारों को दोनों तरफ से हमेशा ऐसे ही, वो उसकी बात बोले तो पिट जाता, उसकी बात बोले तो पिट जाता है। तहसीन पूनावाला, मैं इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगी। मैं चाहती हूँ, देखिए सबको बड़ा आनंद आएगा ना, ये नमक मिर्च मसाला इस तरीके की बातें होंगी, नहीं अच्छा लगता है। मेरे इस प्रोग्राम को सर बुजुर्ग देखते हैं, महिलाएं देखती हैं, उनके सम्मान को रखना ये मेरा कर्तव्य है। इसीलिए मैं लौट के बिंदु पर आ रही हूँ। तहसीन, मतलब ये अभी आपने सुना मसला कहां से कहां पहुंच गया था ना, टीएमसी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। लेफ्ट आधा बढ़ के गया दीदी के पास, आधा बढ़ के ये कह रहे हैं कि बीजेपी में आ गया। एक आरोप लगा रहा है गुंडे तुम्हारे पास, एक कह रहा है नहीं सारे गुंडे तुम्हारे पास। कांग्रेस कहां है? जो एक बड़ा नेता था उसको भी आप लोगों ने साइडलाइन कर दिया। अधीर रंजन बाबू, नहीं, मुझे ये लगता है कि जहां तक सवाल है कांग्रेस का, उसको मेहनत करनी होगी वेस्ट बंगाल में। मैं ये तो नहीं कहूँगा आपके शो पे कि कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है वेस्ट बंगाल में, लेकिन कांग्रेस का जो पारंपरिक वोट है उस पर उसको मेहनत करते वेस्ट बंगाल में अच्छा काम करना होगा। पर ये भी देखिए कि गठबंधन कैसा होता है, किसके साथ होता है इंडिया अलायंस के अंदर। बट ये बात तो सही है, कांग्रेस के लिए थोड़ा मुश्किल होगा वेस्ट बंगाल, लेकिन मेहनत करनी होगी कांग्रेस। थोड़ा मुश्किल शुभ रास्ता, थोड़ा मुश्किल होगा। तहसीन देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा मुश्किल होगा। तहसीन भाई, कैसे थोड़ा मुश्किल होगा, क्यों थोड़ा मुश्किल होगा? आप अभी जिस टॉपिक पे हम बात करने बैठे थे, हम नितिन नवीन जी के ऊपर ही बात करने बैठे थे, जो मुझे लगता है कहीं नेपथ्य में चला गया, और उसके पीछे भी मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं विपक्ष जरूर चाहता है कि इस पर बात नहीं हो। बात देखिए, बात संगठन, नहीं, मैं तैयार हूं इस पे बात करने के। जी सॉरी, माफी चाहता, बोलिए प्लीज। तहसीन भाई, आप तो ये इस बात से पूरी तरह से वाकिफ होंगे कि किसी कार्डर बेस्ड पार्टी में इस तरीके से राइज करना कितनी बड़ी बात होती है। शायद यहाँ पर बहुत लोगों को पता नहीं हो, लेकिन नितिन नवीन जी वो व्यक्ति हैं जिनका सिर्फ अपना एमएलए वाला जो वाला पोर्टफोलियो है, वो मिनिस्टर है। मैं उस पर बात नहीं करूंगी,
संगठनात्मक दृष्टि से उन्हें वो सारे एरियाज भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भेदा है जो जिस एरियाज को अभेद्य माना जाता था। 2019 में आप झारखंड का एग्जाम्पल ले लीजिए, उसके पहले सिक्किम देख लीजिए। सिक्किम में जो पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसमें को इंचार्ज कौन थे, पता करिएगा। उसके बाद वेस्ट बंगाल में 2021 जो चुनाव हुए, जो इतना हाई ऑक्टेव चुनाव हुआ, उस चुनाव के दौरान उनकी माताजी का देहांत हो गया। उसके बावजूद भी नितिन नवीन जी ने वहां पे काम किया। तो मैं कहना यह चाह रही हूं कि एक संगठन के नाम से चलने वाली पार्टी जरूर देखती है कि उसके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, जो लीडर काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से देख रहे हैं। तो इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक लास्ट बात मैं बोलूंगी, क्योंकि नितिन नवीन जी के लिए भी ये एक लिटमस टेस्ट होगा। बंगाल में प्रदर्शन नितिन नवीन जी के लिए भी एक लिटमस टेस्ट होने वाला है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इज गोइंग टू गो ऑल इन। तहसीन पूनावाला, एक्चुअली शुभ रास्ता ने क्या किया कि जैसे ही बात की कांग्रेस की तो उन्हें लग गया कि इस पर तो बात करना ही जाया है, तो बेहतर है कि जो नया अध्यक्ष है उस पर चर्चा कर लें। जैसा आप कह रहे हैं थोड़ा मुश्किल, मुझे थोड़ा नहीं लग रहा है, मुझे बोरा भर भर के मुश्किल लग रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर कंसंट्रेट करेगी तो आसाम, वेस्ट बंगाल और केरल में अच्छा कर सकती है और आसाम और केरला में सरकार बना सकती है। लेकिन नितिन जी को सबसे पहले तो शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन ये जो एक नैरेटिव बनाया जाता है कि आदरणीय नितिन जी एक ग्राउंड लेवल से उठे हुए नेता है, ये बात में सच्चाई नहीं है। नितिन जी भी, उनके पिताजी विधायक थे, उनको वो प्रिविलेज मिला है जो अन्य नेताओं को मिला है। इसके लिए आए नीतीश कुमार जी का वायरल स्पीच है असेंबली के अंदर कि अगर नीतीश कुमार जी उनके लिए कैंपेन नहीं करते तो उनका चुनाव नहीं जीतते। मैं ये उनके शक, मुझे कोई शक नहीं, वो बहुत मेहनती है, मुझे इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा को आगे ले जाएंगे। बट ये जो एक मेहनत, ये जो एक नैरेटिव भाजपा बनाती है कि ये जमीन से उठे हुए नेता है, आई एम सॉरी, ये भी एक 4 टाइम विधायक के नेता। दो लोगों की उंगली उठी है, जैसा ही आपने नितिन बाबू पर हमला किया है। रागी साहब, मैं आऊं आपके पास, उससे पहले जफर इस्लाम साहब बताइए परिवारवाद। देखिए, सबसे पहली बात तो इनको ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी 18 से 20 करोड़ लोगों की कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उसमें से एक यंग कार्यकर्ताओं को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए तो ये सबके लिए एक लेसन है। आपके पार्टी कांग्रेस पार्टी में देखिए, आप जरा देखिए, राहुल गांधी के अलावा कोई देख ही नहीं सकता। खड़गे जी को फर्जी तौर से बना दिया, लेकिन उनकी ऐसी हैसियत है कि रूम के बाहर उनको बाहर खड़ा करते हैं जब परिवार के लोग साथ बैठे रहते हैं। तो ये मान सम्मान आप देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी जो स्वयं पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहे थे, नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, दोनों 20 मिनट तक उनका इंतजार करते रहे कि इनके ट्रैफिक में गाड़ी फंस गई थी। ये मान सम्मान देना पड़ता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। और आप देखिएगा बंगाल में उन्होंने काम किया है, और बंगाल में इस बार जीत उनकी अगुवाई में हम जीतेंगे बंगाल, और आसाम भी जीतेंगे, और जितने जगह इलेक्शन हो रहा है वहां भी जीतेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको समझना चाहिए कि राहुल गांधी जी के बियॉन्ड आप लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी में आप देख लीजिए कि किसी के भी बियॉन्ड देखा जा सकता है। जो वहां बैठा है वो आज यहां बैठ सकता है, और यहां बैठने वाला कल वहां बैठ सकता है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पार्टी की। मैं जफर भाई की सारी बातों को मानता हूं। आज के आपके शो पे बोले हम नरेंद्र मोदी जी के भी बियॉन्ड देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी के बियॉन्ड हम देख रहे हैं। बोलिए ना क्या हम नरेंद्र मोदी जी के बियॉन्ड देख सकते हैं और देख रहे हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी हैं हमारे सबसे बड़े लीडर हैं, और उनके अगुवाई में ही देश में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और देश के प्रधानमंत्री के बियॉन्ड क्या होता है भाई, इतनी तो समझ रखिए आप। ऐसा नहीं, हमारे एक रिस्पेक्ट है प्रधानमंत्री का होना चाहिए जो आपके यहाँ नहीं है। जैसे देखिए, जब कोई विजिटर आता तो सोनिया जी जफर साहब रुकिए, रागी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। बादल देवनाथ नहीं मिलता था प्रधानमंत्री। जफर साहब रुकिए, कोई बेवकूफी होगा जो जीतने वाले शख्स के परे देखेगा, वो मशीन जो चुनाव हारती ही नहीं है उसके परे देखेगा। तहसीन पूनावाला, मतलब खुदा के वास्ते इतनी तो अक्ल किसी में भी होगी। Why would you want to see परे a person जो आपके लिए जीत की गारंटी है? संगीत रागी जी। रूबिका, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक मौलिक अंतर देखिएगा।
कांग्रेस पार्टी में कोई भी अध्यक्ष हो, लेकिन नॉन परफॉर्मिंग एसेट राहुल गांधी ही उसके सर्वसर्वा होंगे। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिल्कुल सर्वसर्वा हैं, लेकिन वो परफॉर्मिंग एसेट हैं। वो ऊंचाइयों पर भारतीय जनता पार्टी को उस स्तर पर ले गए हैं जहां पहले भारतीय जनता पार्टी कभी सोच नहीं सकती थी। और दूसरी बात, संघ में मेरे एक गुरु थे, पत्रकार ही थे, डॉक्टर भानु प्रताप शुक्ल जी, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। वो बहुत अच्छा कहते थे। एक बार मैंने ये सवाल किया था भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लेकर के, उन्होंने कहा था, बेटा भारत की परंपरा में नचिकेताओं को चुनने का रिवाज रहा है। हम उनके घर तक जाते हैं, नचिकेता नहीं आता है, नचिकेताओं के घर तक जाकर के भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक नचिकेता को ढूंढा है, उसके घर तक ला करके उस सिंहासन पर बैठाया है, जिसके बारे में कोई अन्य पार्टियां कभी कल्पना नहीं कर सकती हैं। गांधी परिवार ने एसेट की आप बात कर रहे हैं बादल देवनाथ जी, वैसे अगर देखा जाए तो परफॉर्मिंग एसेट तो ममता दीदी भी हैं, और इसीलिए ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा बंगाल में। वोंट बी अ केक वॉक ना। सारे डिबेट में जिस विषय में चर्चा था वो तो चर्चा नहीं हुआ। किस विषय पर चर्चा उल्टा चला गया। किस पर चर्चा? दूसरा सबसे बड़ा बात मैडम, ये जो भाजपा के लोग बंगाल को जीतना चाहता है, हाँ? बंगाल में बंगाली सिर्फ बंगाल में नहीं है, पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा भाषा के आंकड़े में बंगाल नंबर 2 में है, और पूरा विश्व में बंगाली संस्कृत बांग्ला भाषा 8 नंबर में है। छोड़ो यार तुम। और इसमें ये लोग बंगाल के अस्मिता, बंगाल के संस्कृति, बंगाल के कल्चर को समझते नहीं, लेकिन बंगाल को जैसे सुगंधा मोचंदन आपको बोल दिया की अस्मिता तुम्हारी बंगाल के लोग सुगंधा मोचंदन को मानते नहीं है। ममता बनर्जी इसके पीछे लोग नहीं घूमते। अच्छा, ममता बनर्जी को जिंदा गवर्नमेंट में है, लेकिन एक भी नाम नहीं है कौन मुख्यमंत्री बनेगा भाजपा के लोग बंगाल में, एक भी लीडर नहीं है। अरे पर बादल देवनाथ जी नहीं, ये सवाल देखिए, ये सवाल आज से कुछ साल पहले आप पूछते तो मैं आपके सवाल में अपना भी स्वर बड़ा करके पूछती, ऊंचा करके पूछती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो ये बात साफ तौर पर देखी गई है कि वो शख्स जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, वो सीएम भी बन जाता है, वो अध्यक्ष भी बन जाता है। हरियाणा उसका जीता जागता सबूत है। उसके बाद आप राजस्थान देख लीजिए, उसके बाद आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, उड़ीसा आप देख लीजिए, कोई लीडर था उड़ीसा में? कौन था नवीन बाबू के सामने कोई लीडर? मैडम मैं इससे बोलता नहीं हूँ टीवी में, हाँ, डायरेक्ट पॉलिटिक्स में, वो बचपन से डायरेक्ट पॉलिटिक्स में हो। और उड़ीसा में क्या हुआ वो भी मुझे पता है, बिहार में क्या हुआ वो भी मुझे पता है, क्या पता है और महाराष्ट्र में कैसे वोट हुआ वो भी मुझे पता है। अरे हमें भी बताइए ना, क्या पता है आपको? लेकिन मुद्दे में आइए मैडम, वोट छोड़िए, मुद्दे में आइए। नहीं पहले आप मुझे बंगाल के लोगों नहीं, वो नहीं छोड़ूंगी, पहले बताइए क्या पता है आपको जो हमको नहीं पता? आशीर्वाद प्राप्त हुआ अपोजिशन क्या पता है आपको जो हमको नहीं मालूम है? आपको मैं एक पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ, आप पूछ रहे हैं। महाराष्ट्र में 5 लाख का वीवीपैट जो सड़क पर मिला है वो कैसे आ गया? अरे झूठी खबरें आ रही नहीं है मैडम, आ रही नहीं है मैडम, मैं लॉजिक में आइए। नहीं मुझे ये बताइए। नहीं सर सुनिए, बार बार आप लोग वीवीपैट, ईवीएम, अभी मतलब अभी से ये सुनिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ बादल जी, आपको ये सारी चीजें उस वक्त के लिए बचा कर रखनी चाहिए जब आपको लग जाए कि आप हारने वाले हैं। अभी तो बढ़िया चुनाव होगा, एकदम आर पार की लड़ाई होगी, अभी से क्यों आप ये इस तरीके के बहाने बना रहे हैं? वीवीपैट गिना रहे हैं, ईवीएम में घपला याद दिला रहे हैं। अरे तो फिर उसके बाद से 2014 के बाद से तो आपको कोई चुनाव जीतना ही नहीं चाहिए था ना। आप बंगाल कैसे जीत जाते हैं 2021 में? 2021 में आप बंगाल कैसे जीत गए? लेकिन लोगों के दिल में नहीं पहुंचते, लोगों के दिल में पहले पहुंचिए, तब यहाँ पर बंगाल में बंगाली संस्कृत जीतने, बंगाली संस्कृत का मन जीतने का कोशिश कीजिए। मोदी जी, अमित शाह जी और नवीन जी, जो नया लोग जो काल आ रहा है, शुभ्रास्ता जी कुछ कहना चाह रही है, सुनिए समझने का कोशिश नहीं करते। ओके, दिल ये दीदी इनके दिल में है, दीदी सबके दिल में पहुंच रही है, बीजेपी ईवीएम में पहुंच रही है। रुबिका जी, मैं एक ऑब्जर्वेशन बतौर विश्लेषक मैं जरूर करना चाहती हूँ कि आज से 4-5 चुनाव पहले जो भी बंगाल में चुनाव हुए, चाहे वो लोकल लेवल पर हुए हों, वो स्टेट लेवल पर हुए हों, नेशनल चुनाव भी जो हुए हों, उसमें आप
टीएमसी समर्थकों और टीएमसी प्रवक्ताओं की बॉडी लैंग्वेज और इस चुनाव में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको भी जरा आप पढ़िए। आप ये भी देखिए कि ममता बनर्जी जिस तरीके से पब्लिकली आ रही हैं वो किस तरीके से चेंज्ड हिज बॉडी लैंग्वेज शुभ रास्ता। He might have, but sometimes it looks maniacal also. I mean, suddenly आप अचानक से बहुत खुश हो जाएं, अचानक से पूरे प्रोग्राम में आप बिल्कुल गरज रहे हो, बरस रहे हो, और अचानक से एक आप हंसी ओढ़ लें just to prove that all is hunky dory। तो जनता इतनी मूर्ख भी तो नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, जो आंदोलन चल रहा है बादल दादा परेशान, मैंने एक डेटा पॉइंट रखा है बादल दादा, क्यों मुझे सही प्रूव करने पे आमदा है आप? मैंने बड़ी विनम्रता से एक डेटा पॉइंट रखा है और आप फिर वापस नाराज हो रहे हैं, वापस क्रुद्ध हो रहे हैं आप। बादल यही तो बॉडी लैंग्वेज गड़बड़ कर रही है ना, संभालिए बादल दा, बॉडी लैंग्वेज को अपने को स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज रखनी है बादल दा। नहीं रूबिका जी, ये बिहेवियरल डेटा मैं दे रही हूँ, इट्स अ पार्ट ऑफ नैरेटिव स्ट्रैटेजी। ये समझना चाहिए शायद टीएमसी के लोगों को कि अगर आप आ रहे हैं टीएमसी का पक्ष रखने के लिए, यू बीन इन पावर, आप पिछले 20 साल से लगभग बंगाल पर काबिज हैं, सत्ता पर काबिज हैं, आपने देखा है उसकी राजनीति को, थोड़ा ग्रेस लाइए, थोड़ा भरोसा रखिए जनता के ऊपर। नहीं तो अभी तो देखिए, अभी गंगा में बहुत पानी बहना है बादल दा, आप यहीं रहिएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, बाकी जफर इस्लाम की बॉडी लैंग्वेज, आप सबकी बॉडी लैंग्वेज पूरा देश देखेगा, स्पेशली बंगाल। चेहरा बदला है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का, क्या किस्मत बदलेगी बंगाल में? ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब अभी नहीं मिलेगा सर, इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया गूंज में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए News 18।